नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, जिस धमाके से बांका का नौटोलिया इलाका दहल गया और मदरसा ध्वस्त हो गया, उसकी जांच अब एनआईए करेगी। जांच इस बात की होगी कि धमाके के पीछे कोई आतंकी संगठन तो नहीं है। साथ ही धमाके में मारे गए मौलाना का कनेक्शन की भी जांच होगी। एनआईए करेगा बांका धमाके की जांच, आतंकी कनेक्शन की होगी तफ्तीश, सामने आएगा धमाके का सच। बांका के नौटोलिया मदरसा ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगा। लोकल थाने में दर्ज एफआईआर को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। अब पूरे मामले की तफसील से जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इस धमाके के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल तो नहीं और कहीं मदरसे में आतंकियों का स्लीपर सेल तो नहीं था। पहले स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, फिर एफएसएल और बाद में एटीएस की टीम जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की शुरुआती जांच में विस्फोट में बारूद के अंश मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद इसके आतंकी कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से बाकायदा इनपुट्स मिले थे, जिस तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया था कि उस मदरसा में जिस वक्त में वो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे जिस तरह से हादसा हुआ था, वहाँ पे जांच के दौरान वहाँ पे कुछ विस्फोटक के नमूने भी प्राप्त हुए। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया है। ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हुई थी, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला था। लिहाजा बिहार से लेकर झारखंड तक उसके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। मंगलवार को हुए धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे की बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई थी। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जिसका नाम अब्दुल मोमिन है। वो 33 साल का युवक झारखंड के देवघर का रहने वाला है। लिहाजा अब जांच का दायरा बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ चुका है। और अगर बात करें बिहार की बात करें तो बिहार नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल से जिस तरह से बाकायदा पहले भी कई बार आतंकी गतिविधियां हुई है और जिस तरह से वहां पर इस मामले में भी संदिग्ध गतिविधियों को देखा जा रहा है, लिहाजा एक तरह से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता में को देखते हुए आगे तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जो इनपुट जो है बाकायदा वो निकल के आ सकते हैं। मंगलवार 8 जून को बांका के नौटोलिया मदरसा में जोरदार धमाका हुआ था और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। सुबह 8 बजे हुए जोरदार धमाके से गांव में दहशत फैल गई और गांव के सभी पुरुष सदस्य फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा बंद था। ऐसे में सवाल है कि बंद मदरसे के अंदर चल क्या रहा था। अब एनआईए इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। बांका से नागेंद्र के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। एनआईए की जांच का क्या मतलब है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी गतिविधियों से घटनाओं की जांच करती है। बिहार के पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने बताया कि एनआईए की जांच वैज्ञानिक तरीके पर आधारित होती है। ये एजेंसी है तो सीबीआई और अमेरिका की एफबीआई की तरह एक विशिष्ट एजेंसी है जो भारत सरकार के द्वारा 2008 में बनाया गया। 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया गया है। तो चूँकि विशेषज्ञों की टीम है, विशिष्ट एजेंसी है नेशनल लेवल की, जो केवल देश में नहीं देश के बाहर भी अगर आतंकवादी कोई घटना घटती है तो उसमें ये विशेष परिस्थिति में जांच कर सकती है। तो जाहिर है कि इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं, आईपीएस के हों, दूसरी सेवाओं के हों और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो यह विशिष्ट रूप से और काफ़ी गहन जांच करती है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है नेशनल लेवल की। तो राज्य के साथ भी ये जांच कर सकती है, खुद से भी जांच कर सकती है इंडिपेंडेंट, और उनका सहयोग प्राप्त कर सकती है। और उधर बांका के डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमाके के आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मदरसे में जो विस्फोट हुआ वो देसी बम का था। बम एक कंटेनर में रखा था जिसमें विस्फोट हुआ। उन्होंने टेरर एंगल से इनकार किया। साथ ही यह भी बताया कि रैयती जमीन पर बना मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था।
ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इमाम, उनका नाम था अब्दुल मोमिन, जिनकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी। वो झारखंड के देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वर्ष 2010 से यहाँ वो मदरसा में थे। जो प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य देशी बम के इंग्रेडिएंट हैं, जैसे जला हुआ सुतली, कंटेनर का पार्ट, कील, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को वहाँ से मिली हैं, जिससे इसकी पुष्टि होती है। कई तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है कि आईईडी हो सकता है या है। अभी तक इस तरह का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस घटनास्थल पर जिसको हम आईईडी कहें। बांका के मदरसे में धमाका हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सियासी धमाका कर दिया। मांझी ने लिखा कि दलितों को नक्सली तो मुसलमानों को आतंकी करार दिया जाता है। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंगलवार को बांका के नौटोलिया गांव में धमाका हुआ। मस्जिद की दीवार से सटा मदरसा तबाह हो गया। और अब जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने धमाके पर अपने मन की बात ट्विटर पर लिखी तो नया कोहराम हो गया। अब लाइन बाय लाइन मांझी के ट्वीट का मतलब समझिए। पहली लाइन में मांझी ने लिखा है कि गरीब दलित आगे बढ़ें तो नक्सली। सवाल है मांझी जी, आप तो आगे बढ़ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। बिहार समेत देश में कई अहम और संवैधानिक पदों पर दलित ही बैठे हैं, फिर भी ऐसी दलील का मतलब क्या है? और आप तो दलित राजनीति के अगुवा हैं, फिर भला उम्र भर की सियासत के बाद भी आपका यह कहना है कि क्या आपकी ही नाकामी ना मानी जाए? इस तरह से मदरसा पर हमला कर करके वे कह देना कि मदरसा में आतंकवादी है, हम मरते दम तक नहीं फिर समझेंगे कि हाँ साहब इस प्रकार की घटना होती है। क्योंकि हम खुद कई एक मदरसों का विजिट किया है और देखा है कि गरीब बच्चे जो मुस्लिम परिवार के होते हैं, जिनको कहीं खाने पीने का नहीं मिलता है, नहीं पढ़ने का मौका मिलता है, उसको कुछ लोग कलेक्ट कर करके पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब आइए दूसरी लाइन पर, जिसमें आपने लिखा है कि गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। सवाल है कि क्या यह सच नहीं कि देश में कई मदरसों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है? ऐसे में अगर किसी मदरसे में ब्लास्ट होगा तो दिमाग में शक का गुबार तो उठेगा ही। मदरसे में अच्छी तालीम देने की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन मदरसे में बम बनाना कहां तक सही है? क्या बच्चों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग होगी मदरसे में और कोई कुछ पूछेगा नहीं? ये तो हो नहीं सकता। तीसरी लाइन में आपने लिखा है कि ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। तो सवाल है कि आप दूसरों की मानसिकता बदलना चाहते हैं या फिर सियासी नफा नुकसान को देखते हुए आपने अपनी मानसिकता बदल ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांका मदरसा विस्फोट पर मांझी के ट्वीट के बाद बीजेपी और हम में जारी घमासान में आरजेडी और कांग्रेस भी कूद गई है। दलित पिछड़ा पर जो अत्याचार हुआ है वो इंसान नहीं है, वो मतदाता नहीं है। जीतन राम मांझी हम लोग के गार्जियन हैं, वो हमारे प्रणम्य हैं, लेकिन मांझी जी को तो देखना चाहिए जो कैसे पूर्णिया में हुआ है, उस पर उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं है? दलित बंधु पर जो अत्याचार हुआ है, अभी अति पिछड़ा पर बेतिया में हुआ है, मेरे विधानसभा में सहनी भाई पर अत्याचार हुआ है, और सब करने वाले कौन हैं? तो ये वोट के चलते केवल एक पक्षीय बात अगर किए हैं तो हमको तो लगता है कि वो सोच समझ करके हम लोग के गार्जियन है सही बात कहे होंगे। बांका मदरसे में विस्फोट होने के बाद से एनडीए के घटक दलों के बीच ही विस्फोट हो गया है। अब सत्ता में बैठे हुए लोग बीजेपी के जिस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं कि मदरसों में, मस्जिदों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद से जेडीयू और बाकी घटक दलों को जवाब नहीं दिख रहा है, न सूझ रहा है। अब ये जवाब देना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। बांका में जो घटना घटी है अति निंदनीय है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी साजिशकर्ता होंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन जांच कर रहा है, सभी तथ्य सामने आएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, कोई भी मजहब कभी भी अपराध करना नहीं सिखाता है।
अपराधियों की एक ही जाति है कि वो अपराधी हैं और सरकार का, प्रशासन का एक ही दायित्व है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का ये प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर का मंत्री नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आप उनसे बात करिए। तो उनसे न बात करके, बीजेपी वालों से न पूछ के सिर्फ मीडिया में जगह कैसे मिले कुछ कुछ बयान देते रहते हैं मांझी जी। मैं नहीं समझता हूँ उनके इस तरह के बयानों का कोई महत्व है। अगर वो गंभीर हैं तो उन्हें एनडीए से बाहर आना चाहिए और बीजेपी और नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले और जायजा लिया। हालांकि स्थिति देखकर उन्होंने चिंता जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। बिहार में कोरोना की लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजधानी पटना का जायजा लेने निकले थे। पटना की ग्राउंड रियलिटी देखकर लौटे सीएम नीतीश ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। दरअसल बुधवार को बिहार में लॉकडाउन खुलते ही सभी जिलों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी। खासकर राजधानी पटना की जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद चिंताजनक थी। पटना के तमाम इलाकों में लोग बाजारों और सड़कों पर बड़ी तादाद में नजर आए थे, इसलिए आज मुख्यमंत्री को खुद जायजा लेने निकलना पड़ा। तो नीतीश कुमार इनकम टैक्स चौराहे से भी गुजरे। जब हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने चौराहे का जायजा लिया तो लोग बेपरवाह दिखे। कुछ जगहों पर लोग एक साथ जमा दिखे तो कुछ बगैर मास्क के ही घूम रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से आज पटना की सड़कों पर निकल गए ये जायजा लेने के लिए कि लॉकडाउन के बाद पटना की तस्वीर क्या है, और उन्होंने इनकम टैक्स चौराहे के भी जायजा लिया था। और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया, बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है और पटना के सड़कों पर खुद उतरकर वो ये देखना चाहते थे कि जो लॉकडाउन में ढील दी गई है, जो अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है, उसके बाद पटना की स्थिति क्या है। तो कई सारे ऐसे लोग उन्हें दिखे जो बिना मास्क के नजर आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी खतरा हो सकता है और ऐसे लोगों से दूसरों को भी खतरा हो सकता है। तो नीतीश कुमार ने इसके पहले भी पटना के सड़कों पर निकलकर जायजा लिया था। जब लॉकडाउन लगाने के पहले उन्होंने खुद जाके जायजा लिया था कि पटना की स्थिति क्या है, और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। फिलहाल 1 हफ्ते की छूट दी गई है अनलॉक 1 में। अगर परिस्थितियाँ ऐसे ही रहती है तो फिर से सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाए हैं भाई? क्या मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगा तो रहे हैं। लगा लीजिए। देखिए एक और भी युवक थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारा कैमरा निकला उसके बाद वो निकल गए। तो यही लापरवाही से बचने की नसीहत दी जा रही है और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। तो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे भी शायद नीतीश कुमार को ऐसी ही तस्वीर दिखी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि मास्क लगाइए और 2 गज का जो फासला है उसका भी पालन कीजिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। इस बड़ी खबर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि मौत के आंकड़े कम जारी होने से विवाद पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि विभाग ने 15 दिनों तक मामले की जांच कराई है। हर जिले से कोरोना मौत के आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, जिससे कोरोना से हुई मौत के आंकड़े बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तमाम जिलों से रिपोर्ट आने के बाद आंकड़े जारी करती है और जैसे जैसे कोरोना मौत के मामले सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी दी जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि
आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं ऐसी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। ये जो प्रश्न है ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है। अगर इस मामले को आपको प्रतिदिन रिपोर्ट करना था और इस कार्य को तत्परता पूर्वक और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए, तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं कि अगर इन दो बिंदुओं पर कहां पर चूक हुई है, किन जगहों पर, उन लोगों को चिन्हित कर कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मौके के नए आंकड़ों पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, अगर आंकड़ा छिपाने का विपक्ष का आरोप सही होता तो सरकार न सही आंकड़े जुटाने वाली टीम गठित करती और न उसका अपडेट जारी करने का साहस करती। एनडीए सरकार कोरोना मृत्यु से विपदाग्रस्त एक एक परिवार को खोजकर सबको मुआवजा दिलाने के काम में लगी है। हाजीपुर में दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख की लूट हुई है। लुटेरों ने नगर थाना क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बाइक से 5 अपराधी बैंक पहुंचे और रुपए लूट कर फरार हो गए। लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और पुलिस उसके आधार पर छानबीन में जुटी है। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े एचडीएफसी बैंक में की डकैती। 1 करोड़ 19 लाख लूट ले गए बदमाश। हाजीपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं, खाकी को मुंह चिढ़ा रहे हैं, हथियार के दम पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वो भी 1-2 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ 19 लाख की, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया है। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के धौंस पर इस लूट की वारदात को दिन के उजाले में 10:20 पर अंजाम दिया। बैंक थोड़ी ही देर पहले खुला था कि 5 की संख्या में आए बदमाश एक एक कर बैंक में जा घुसे और सभी बैंक कर्मियों और बैंक में मौजूद ग्राहकों को हथियार का भय दिखाकर अपने कब्जे में कर लिया। आराम से 1 करोड़ 19 लाख रुपए बोरे और बैग में रखे गए और यहां से अपराधी फरार हो गए। एचडीएफसी की एक जलवा शाखा है, अराउंड 10-25 के बीच में जो जानकारी हासिल हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग घुसे हैं और बैंक रॉबरी करके बाहर निकले हैं। कुछ क्लूज जो हम मिल रहे हैं, वी आर फॉलोइंग दोस। कितने के लूट हुए? बीएसपी में अराउंड 1 करोड़ जो उनका अमाउंट है उससे कुछ ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बट बीएसपी में अराउंड 1 करोड़। सीसीटीवी में कुछ आया है सर? जी आया है, उसकी बेस पे हमने कुछ कम किया। बेखौफ अपराधियों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, ये वो 5 बदमाश हैं जो खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ाते हुए इस वारदात को अंजाम देते नजर आए। जिले के पुलिस अब इन लुटेरों को ध्यान से पहचान ले। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4 और अपराधी नंबर 5। तो देखा आपने कैसे ये 5 बदमाश बेखौफ अंदाज में बोरे और बैग में पैसे लेकर बाहर निकल रहे हैं। लूट की इस खौफनाक वारदात के बाद से पुलिस तिलमिला गई है और जिले की सीमा की घेराबंदी में जुट गई है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके और अपनी नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लूट की इस वारदात ने जिले की पुलिस की नींद उड़ा दी। चौक चौराहों पर हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है ताकि लुटेरों का सुराग मिल सके। पूरी तरह से अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मौके पर सदर एसडीपीओ राघव दयाल
एसपी मनीष यहाँ पहुंचकर बैंक कर्मियों से भी पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर में एक बार फिर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।